क्योंकि मैं डांट रहा हूँ अगर किसी को अपने दोस्त को ही, तो सुनील को लगा कि इसको नहीं ऐसा बोलना चाहिए। फ्लाइट में हम लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, हंसाते हैं लोगों को, और हंसना बहुत ज़रूरी है। तो ईश्वर ने चाहा तो ज़रूर कभी ना कभी काम करेंगे। जब कोई कलाकार आपको हंसाते हंसाते चुप करा दे, जब उसकी एक्टिंग देखकर आमिर खान कह दें मुझे लगा मैं खुद को देख रहा हूं, और जब एक कॉमेडियन अपने चेहरे, बॉडी लैंग्वेज और खामोशी से भी कहानी सुना दे, तो सवाल उठता है क्या वो सिर्फ कॉमेडियन है? आज हम बात करेंगे उस शख्स की जिसने मिमिक्री की परिभाषा ही बदल दी, जो किरदार नहीं करता किरदार बन जाता है, जिसे एक वक्त क्लर्क टाइप कहकर रिजेक्ट किया गया, और आज वही कलाकार नेटफ्लिक्स के सबसे बड़े मंच पर छाया हुआ है। लेकिन इस कहानी में एक कड़वा सच भी छिपा है। एक दोस्ती जो 300 फीट ऊपर टूट गई, एक जूता, एक अपमान, और फिर 7 साल की खामोशी। क्या कपिल शर्मा के बिना सुनील ग्रोवर कुछ नहीं थे, या फिर सुनील ही वो वजह थे जिससे शो जिंदा था? आज का यह वीडियो सिर्फ कॉमेडी नहीं, ईगो, टैलेंट और आत्मसम्मान की असली लड़ाई है। तो तैयार हो जाइए कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर की उस रियलिटी के लिए जो शायद आपने कभी नहीं सुनी। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। मिमिक्री शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले नकल का ख्याल आता है, किसी की आवाज, चाल या बोलने के अंदाज की कॉपी। आमतौर पर भारतीय टेलीविजन और बॉलीवुड में मिमिक्री को एक हल्की फुल्की कला माना गया है, जहां कलाकार किसी मशहूर चेहरे की आवाज को बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है, कुछ फेमस डायलॉग दोहराता है और दर्शक हंस लेते हैं। यहां मिमिक्री का मकसद सिर्फ पहचान दिलाना होता है, गहराई नहीं। लेकिन कॉपी और मिमिक्री में एक बुनियादी फर्क होता है। कॉपी बाहरी होती है, आवाज, लहजा, डायलॉग, जबकि असली मिमिक्री अंदर से आती है। सोचने का तरीका, रिएक्शन, खामोशी और बॉडी लैंग्वेज। ज्यादातर कलाकार पहली कैटेगरी तक ही सीमित रहते हैं, इसलिए उनकी मिमिक्री कुछ सेकंड में प्रभाव खो देती है। यहीं पर सुनील ग्रोवर इस परिभाषा को तोड़ देते हैं। उनकी मिमिक्री सिर्फ आवाज या हाव भाव नहीं होती, बल्कि वह सामने वाले इंसान की मानसिक संरचना को पकड़ते हैं। वह यह समझते हैं कि वह व्यक्ति कैसे सोचता है, किस बात पर रुकता है, किस पल चुप रहता है और किस अंदाज में अपनी असुरक्षा छुपाता है। जब सुनील ग्रोवर ने आमिर खान की मिमिक्री की, तो वह सिर्फ पीके या लाल सिंह चड्ढा के एक्सप्रेशंस नहीं थे, वह आमिर की आदतें थीं। बात करते समय ठहराव, सोच में डूबा चेहरा और वह खामोशी जिसमें सवाल छिपे होते हैं। यही कारण है कि खुद आमिर खान ने कहा, मुझे लगा मैं खुद को देख रहा हूं। किसी कलाकार द्वारा किसी दूसरे कलाकार के लिए यह कहना अपने आप में ऐतिहासिक है। यही वह पल था जहां दर्शकों ने महसूस किया यह नकल नहीं थी, यह ट्रांसफॉर्मेशन था। हर बड़े कलाकार की कहानी में एक ऐसा पल जरूर होता है जो उसे तोड़ भी सकता है और बना भी सकता है। सुनील ग्रोवर के लिए वह पल था क्लर्क टाइप का टैग। यह शब्द सिर्फ एक राय नहीं था, यह उस इंडस्ट्री के माइंडसेट का आईना था जहां चेहरा, बॉडी और पहली झलक को टैलेंट से ऊपर रखा जाता है। एक कास्टिंग रूम में कही गई यह लाइन शायद कहने वाले के लिए मामूली थी, लेकिन सुनने वाले के मन में यह जिंदगी भर गूंजने वाली आवाज बन जाती है। इस तरह की अस्वीकृति का साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत गहरा होता है। यह इंसान की पहचान पर सवाल उठाती है, क्या मैं वाकई इस दुनिया के लायक नहीं हूं? खासकर एक ऐसे कलाकार के लिए जो अपनी शक्ल से नहीं, अपने हुनर से पहचाना जाना चाहता हो। सुनील ग्रोवर उस दौर में न तो हीरो मटेरियल थे और न ही टीवी की तयशुदा सुंदरता के पैमाने पर फिट बैठते थे। यही भारतीय कास्टिंग सिस्टम की सबसे बड़ी विडंबना है। लुक्स पहले, टैलेंट बाद में। यह सिस्टम यह तय कर देता है कि कौन लीड बनेगा और कौन बैकग्राउंड में सिमट जाएगा, चाहे उसके अंदर कितनी भी गहराई क्यों ना हो। लेकिन अस्वीकृति हमेशा अंत नहीं होती। कई बार वही रिजेक्शन भविष्य की पहचान बन जाता है। क्लर्क टाइप कहे जाने के बाद सुनील ग्रोवर ने खुद को बदलने की कोशिश नहीं की, बल्कि खुद को समझने की कोशिश की। उन्होंने यह स्वीकार किया कि वे ग्लैमर नहीं, कैरेक्टर हैं। यही सोच आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। आज जब दर्शक सुनील ग्रोवर को देखते हैं तो उन्हें सिर्फ एक कॉमेडियन नहीं दिखता, बल्कि हर वह इंसान दिखता है जिसे कभी उसकी शक्ल, उसकी आवाज या उसकी औकात के नाम पर रिजेक्ट किया गया था। यही वजह है कि उनकी कहानी हर उस शख्स के दिल से जुड़ती है जिसने कभी नॉट फिट सुना हो।
सुनील ग्रोवर की कला की जड़ें थिएटर में हैं। ये सिर्फ हंसाने का मंच नहीं था, बल्कि उन्हें एक्टर बनने का पाठशाला बनाकर मिला। थिएटर ने उन्हें सिखाया कि कॉमेडी केवल मजाक नहीं, बल्कि कला है, जिसमें आवाज, खामोशी और रुक रुक कर डायलॉग बोलने का भी अपना महत्व होता है। स्टेज पर हर मूवमेंट का अपना वजन होता है। सुनील ने थिएटर में पॉजेज और टाइमिंग का गहन अभ्यास किया। कभी कभी केवल एक खामोश चेहरा या एक नजर भी दर्शक को हंसाने या सोचने पर मजबूर कर सकती है। यही चीज टीवी और फिल्म की दुनिया में उन्हें अलग पहचान देती है। थिएटर की एक और खासियत है डिसिप्लिन। रोज अभ्यास, रिहर्सल और ऑडियंस के सामने परफॉर्म करने का दबाव कलाकार को हर परिस्थिति में शांत और प्रोफेशनल बनाता है। सुनील की स्टेज से सीख उन्हें कैमरा और लाइव शो में भी काम आई, जहां इम्प्रोवाइजेशन और इंस्टेंट रिएक्शन की जरूरत होती है। उनकी राह पर सबसे बड़ा मार्गदर्शन मिला जसपाल भट्टी जी से। भट्टी साहब ने सुनील की प्रतिभा को पहली ही नजर में पहचान लिया और उन्हें छोटे छोटे रोल्स से प्रशिक्षण और एक्सपोजर दिया। भट्टी की मेंटरशिप ने उन्हें कॉमेडी की माइक्रो डिटेल्स, एक्सप्रेशंस और ऑडियंस साइकोलॉजी समझाई। थिएटर ट्रेंड कलाकार अक्सर लंबे समय तक इंडस्ट्री में टिक पाते हैं। सुनील ग्रोवर की वर्सेटिलिटी, चाहे गुथी हो, गुलाटी या गंभीर रोल, इसी थिएटर की शिक्षा का परिणाम है। थिएटर ने उन्हें सिर्फ कॉमेडियन नहीं बनाया, बल्कि कंप्लीट एक्टर बनाया, जो मिमिक्री को आर्ट और ट्रांसफॉर्मेशन में बदल सकता है। मुंबई सपनों का शहर, लेकिन सभी के लिए आसान नहीं। सुनील ग्रोवर जब इस शहर में आए तो उनके हाथ में सिर्फ 500 रुपये थे। यह रकम उनके लिए एक महीने का किराया भी पूरा नहीं कर पाती थी, लेकिन फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी ने उन्हें मेहनत और फोकस की ओर मोड़ा। शुरुआत में ग्लैमरस लाइफस्टाइल का भ्रम था, महंगे अपार्टमेंट, पार्टियां, दोस्तों के साथ आउटिंग्स, लेकिन जल्दी ही रियलिटी ने उन्हें झकझोर दिया। पैसे खत्म होने पर सुनील को एक सस्ते 1 रूम किचन अपार्टमेंट में शिफ्ट होना पड़ा। यही दौर उनके ईगोलेस फेज का था। यहाँ कोई फेम, कोई रिकॉग्निशन नहीं थी, सिर्फ स्ट्रगल और खुद पर भरोसा। इस फेज का महत्व बाद में साफ दिखाई दिया। उन्होंने सीखा कि सेल्फ बिलीफ और मेहनत ही सर्वाइवल की असली करेंसी है। इंडस्ट्री में शुरुआती दिनों की फाइनेंशियल हार्डशिप्स ने उन्हें ग्राउंडेड रखा, और जब फेम आया तो ईगो ने कभी राह नहीं रोकी। सुनील ग्रोवर ने फिल्मों में शुरुआत में छोटे छोटे रोल्स किए। ये छोटे काम उनके लिए सिर्फ इनकम का जरिया नहीं थे, बल्कि एक्टिंग स्कूल थे। अर्ली फिल्म रोल्स ने उन्हें सपोर्टिंग एक्टर माइंडसेट सिखाया। स्टारडम के पीछे भागने के बजाय उन्होंने हर किरदार में पूरी मेहनत और सीरियसनेस दिखाई। उनका मोटो था, स्टार नहीं, स्टूडेंट। यह माइंडसेट उन्हें फ्लेक्सिबल और अडेप्टेबल बनाता है। यह माइंडसेट बाद में उनके सबसे बड़े सक्सेस में मददगार साबित हुआ। डॉक्टर मशहूर, गुलाटी और गुथी जैसे किरदारों में सटल न्यूआंसेस, बॉडी लैंग्वेज, पॉजेज और ऑडियंस साइकोलॉजी की समझ वही पुराने अनुभवों से आई। छोटी भूमिकाओं ने उन्हें यह सिखाया कि कॉमिक टाइमिंग और एक्सप्रेशंस सिर्फ हंसी के लिए नहीं, बल्कि किरदार के अंदर से निकलते हैं। फिल्म्स ने उन्हें यह भी सिखाया कि एक्टिंग केवल पंचलाइंस नहीं है, सीन एनालिसिस, कैरेक्टर स्टडी और कोलैबोरेशन भी जरूरी हैं। यही मैच्योरिटी उन्हें लेटर स्टेज पर कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स निभाने और ऑडियंस के दिल में खुद को स्थायी रूप से बसाने में मदद करती है। गुथी, वह किरदार जिसने सुनील ग्रोवर को हाउसहोल्ड नाम बना दिया, किसी भी कॉमेडियन के लिए बड़ा रिस्क था। एक पुरुष कलाकार द्वारा महिला किरदार निभाना हमेशा चुनौतीपूर्ण और जोखिम भरा होता है। अगर थोड़ा भी एग्जैजरेशन या स्टीरियोटाइप ज्यादा दिखा तो बैकलैश भी उतना ही तेज होता। लेकिन सुनील ने गुथी को ऐसा बनाया कि वह स्टीरियोटाइप नहीं बनी। उन्होंने किरदार में ऑथेंटिसिटी, इनोसेंस और सटल एग्जैजरेशन का परफेक्ट बैलेंस रखा। पंच लाइन्स और ओवर द टॉप कॉमेडी के बजाय उन्होंने बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस और माइक्रो रिएक्शन से हास्य पैदा किया। ऑडियंस साइकोलॉजी को समझना उनकी खासियत रही। गुथी को देखकर दर्शक सिर्फ हंसते नहीं, बल्कि किरदार के इनोसेंस और क्विरक्स से जुड़ जाते। वल्गरिटी की बजाय इनोसेंस पर हंसी उन्हें टाइमलेस बनाती है। इस किरदार का कल्चरल इम्पैक्ट भी बड़ा था। गुथी ने कॉमेडी के तरीके बदल दिए। ये दिखाया कि कॉमिक कैरेक्टर सिर्फ फनी नहीं, रिलेटेबल और समाज से जुड़ा होना चाहिए। गुथी ने ना सिर्फ इंडस्ट्री में नया बेंचमार्क सेट किया,
बल्कि आने वाली पीढ़ी के कॉमेडियंस के लिए भी रास्ता साफ किया। डॉक्टर मशहूर गुलाटी केवल एक कॉमिक कैरेक्टर नहीं है, यह सोसाइटी का मिरर है। यह किरदार टाइमलेस इसलिए है क्योंकि इसमें सिर्फ मिमिक्री नहीं है, बल्कि फिजिकल कॉमेडी और माइक्रो एक्सप्रेशंस का परफेक्ट मेल है। सुनील ने डॉक्टर गुलाटी में हर जेस्चर, पॉज और फेशियल न्यूआंस पर ध्यान दिया। यही माइक्रो एक्सप्रेशंस ऑडियंस को बिना पंच लाइन्स के हंसाते हैं। वह कैरेक्टर्स को सिर्फ इमिटेट नहीं करते, बल्कि उन्हें जीते हैं, जैसे वह समाज में वास्तव में मौजूद हों। डॉक्टर गुलाटी के किरदार को स्क्रिप्ट से नहीं, बल्कि डेली लाइफ और सोसाइटी से बनाया गया। डॉक्टर गुलाटी ने यह साबित किया कि कॉमेडी केवल लव ट्रैक पर निर्भर नहीं होती, इनसाइट, टाइमिंग और सोसाइटी की साइकोलॉजी भी उतनी ही जरूरी है। सुनील ग्रोवर ने इस किरदार से साबित किया कि ट्रू कॉमिक आर्टिस्ट वह है जो सिर्फ एंटरटेन नहीं करता, बल्कि दर्शक को खुद से और समाज से जोड़ता है। डॉक्टर गुलाटी सिर्फ हंसाने वाला किरदार नहीं, एक फिनोमेनॉन है जो ऑडियंस के दिलों में हमेशा रहे। कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर की जोड़ी ने इंडियन कॉमेडी को नया आयाम दिया, लेकिन हर बड़ी टीम में जैसे वैसे पावर डायनामिक्स भी चलते हैं। शो में होस्ट वर्सेस परफॉर्मर डायनामिक एक बहुत ही नाजुक संतुलन है। होस्ट दर्शकों का ध्यान नियंत्रित करता है, लेकिन परफॉर्मर कंटेंट और कैरिज्मा लेकर आता है। यही सटल संघर्ष हमेशा स्टेज पर नजर आता है, चाहे दर्शक इसे महसूस करें या न करें। स्टेज ओनरशिप का सवाल भी उठा। कौन सच में शो को चलाता है? वह होस्ट जो प्लेटफॉर्म देता है या परफॉर्मर जो कंटेंट और एनर्जी देता है? सुनील की गुथी और डॉक्टर गुलाटी जैसी आइकॉनिक क्रिएशंस ने दर्शकों के दिलों में जगह बना दी। TRP के आंकड़े भी यही दर्शाते हैं कि ऑडियंस को इन परफॉर्मर्स की जरूरत थी, न कि केवल होस्ट की। साथ ही इस फेज में ईगो सीड्स सटली प्लांटेड होने लगे। छोटे छोटे डिसएग्रीमेंट्स और क्रिएटिव डिफरेंसेस अक्सर नजरअंदाज किए जाते हैं, लेकिन भीतर दबाव बनता है। ये कोई एग्रेसिव राइवलरी नहीं थी, बल्कि आर्टिस्टिक स्पेस और रिकॉग्निशन को लेकर हल्का कंपटीशन शुरू हुआ। यह पॉइंट दर्शकों को समझाता है कि कपिल सुनील की केमिस्ट्री सिर्फ हंसी का आधार नहीं, बल्कि स्टेज कंट्रोल और प्रोफेशनल रिस्पेक्ट का बैलेंसिंग एक्ट भी थी। स्टारडम का साइकोलॉजिकल इफेक्ट बेहद गहरा होता है। अचानक फेम, वेल्थ और मीडिया अटेंशन एक इंसान की परसेप्शन बदल सकते हैं। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अक्सर यह देखा गया है कि अथॉरिटी सिंड्रोम विकसित होने लगता है। खुद को सुपीरियर समझना, डिसीजन मेकिंग पावर को ओवर यूज करना और टीम मेंबर्स के विचारों को सेकेंडरी मानना। कपिल सुनील के कॉन्फ्लिक्ट के पीछे भी यही पैटर्न पार्शली देखा जा सकता है। इंडस्ट्री की कई जगहों पर, जैसे कॉमेडी शोज, स्टारडोम की पीक्स के दौरान टीम्स फ्रेजाइल हो जाती हैं, क्योंकि फेम के साथ एक्सपेक्टेशंस और ईगोज भी बढ़ते हैं। यह पैटर्न जनरल है, व्यक्तिगत अटैक नहीं। अल्कोहल और प्रेशर भी क्रिटिकल फैक्टर थे। कभी कभी तनाव और फेम कंबाइंड होकर इंपल्सिव डिसीजंस या ओवर रिएक्शंस को जन्म देते हैं। टीम्स का टूटना अक्सर उस समय होता है जब पीक सक्सेस के बाद म्यूचुअल रिस्पेक्ट और कम्युनिकेशन कमजोर हो जाता है। यह पॉइंट दर्शकों को यह समझाने में मदद करता है कि बिहाइंड द सीन्स स्ट्रगल्स सिर्फ पर्सनल डिसएग्रीमेंट नहीं, बल्कि इंडस्ट्री स्ट्रक्चर और फेम की साइकोलॉजी का हिस्सा होते हैं। मार्च 2017 की वह फ्लाइट इंसिडेंट सिर्फ एक झगड़ा नहीं थी, यह एक सिंबॉलिक मोमेंट था। 300 फीट की ऊंचाई पर लिटरल और मेटाफोरिकल दोनों रूप से कपिल और सुनील की दोस्ती का इक्विलिब्रियम टूट गया। यह इंसिडेंट दर्शाता है कि रिस्पेक्ट वर्सेस पावर हमेशा डेलिकेट बैलेंस पर चलता है। किसी भी क्रिएटिव पार्टनरशिप में टैलेंट और रिकॉग्नाइजेशन की बराबरी का आभास जरूरी होता है। यहां सब्टल कंपटीशन, मिसकम्युनिकेशन और पर्सनल स्पेस के मुद्दे सामने आए। सुनील की खामोशी इस घटना में एक स्ट्रेंथ के रूप में सामने आई। उन्होंने इम्पल्सिव रिएक्शंस या पब्लिक स्टेटमेंट्स से बचकर दिखाया कि समटाइम्स साइलेंस इज मोर पावरफुल दैन कॉन्फ्रंटेशन। यह न केवल उनके आत्मसम्मान को बचाता है, बल्कि ऑडियंस को भी उनके मैच्योरिटी और रिस्ट्रेंट का एहसास कराता है। पब्लिक ह्यूमिलिएशन का इम्पैक्ट किसी भी आर्टिस्ट साइकी पर भारी पड़ता है। एक कलाकार की सेल्फ वर्थ और प्रोफेशनल क्रेडिबिलिटी सीधे ऑडियंस परसेप्शन से जुड़ी होती है।
फ्लाइट इंसिडेंट ने यह दिखाया कि एक ऐसा घटना जो पब्लिकली सेंसेशनल हो वह परफॉर्मर के मेंटल हेल्थ और फ्यूचर करियर डिसीजंस को गहराई से प्रभावित कर सकती है। इस घटना ने दर्शकों के लिए यह भी क्वेश्चन उठाया, क्या किसी रिलेशनशिप में ईगो और फेम के बीच संघर्ष इनएविटेबल है? कपिल सुनील का कॉन्फ्लिक्ट केवल पर्सनल फाइट नहीं था, यह इंडस्ट्री की प्रेशर्स, क्रिएटिव ओनरशिप और ह्यूमन साइकोलॉजी का मिरर था। यह पॉइंट ऑडियंस को एंगेज करता है और सस्पेंस बनाए रखता है। सिर्फ हंसी के पीछे की स्टोरी अब सामने आने लगी है। जब कपिल शर्मा ने सोशल मीडिया पर माफी मांगी तो शब्दों में सिर्फ अनइंटेंशनली था। सुनील के साथ लड़ाई की थी, मैंने कहा हाँ गलती तो मेरी है, क्योंकि मैं डांट रहा हूँ अगर किसी को अपने दोस्त को ही, तो सुनील को लगा कि इसको नहीं ऐसा बोलना चाहिए। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में सोशल मीडिया अपॉलॉजीज अक्सर पीआर स्ट्रेटजी का हिस्सा बन जाती है, चाहे व्यक्तिगत गिल्ट हो या सिर्फ ऑडियंस को सेटिस्फाई करना। अनइंटेंशनली ने दर्शकों के बीच कई सवाल छोड़ दिए। क्या यह वास्तव में गलती नहीं थी या सिर्फ फॉर्मल वर्डिंग थी? ऑडियंस परसेप्शन और पीआर स्ट्रेटजी में फर्क साफ दिखा। कई लोग इसे सिंसियर अपॉलॉजी मानते हैं, वहीं कई इसे हाफ हार्टेड स्टेटमेंट कहते हैं। सुनील ग्रोवर की खामोशी ने यहां और भी जोर दे दिया। उन्होंने कभी इंपल्सिव ट्वीट्स या स्टेटमेंट्स नहीं किए। यह दर्शाता है कि कभी कभी साइलेंस स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। प्रोफेशनलिज्म और सेल्फ रिस्पेक्ट को शब्दों के बजाय एक्शन से दिखाना भी एक बड़ा मैसेज होता है। जब सुनील ग्रोवर ने कॉमेडी नाइट्स विद कपिल छोड़ दिया तो यह सिर्फ करियर मूव नहीं था, यह एक बोल्ड सेल्फ रिस्पेक्ट स्टेटमेंट था। इंडस्ट्री में ऐसा करना रिस्क भरा होता है। शोज, कॉन्ट्रैक्ट्स और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर बड़ा असर पड़ सकता है। इंडस्ट्री रिस्क एनालिसिस बताता है कि इस समय सुनील ने फेम, एक्सपोजर और गारंटीड इनकम खो दिया। फाइनेंशियल लॉस रियल था, लेकिन डिग्निटी और क्रिएटिव फ्रीडम उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण था। उन्होंने यह साबित किया कि कभी कभी नो कहना हाँ कहने से ज्यादा ताकतवर होता है। यह डिसीजन नैरेटिव बदलने वाला था। ऑडियंस और इंडस्ट्री दोनों ने समझा कि टैलेंट केवल प्लेटफॉर्म से नहीं बल्कि परफॉर्मर की सेल्फ रिस्पेक्ट और चॉइसेस से डिफाइन होता है। रेयरली कोई आर्टिस्ट पीक के दौरान इतना असर्टिव मूव करता है। सुनील का एग्जाम्पल यह दिखाता है कि करियर में वैल्यूज और प्रिंसिपल्स को कॉम्प्रोमाइज किए बिना भी आगे बढ़ा जा सकता है। शॉर्ट टर्म लॉस के बावजूद यह मूव लॉन्ग टर्म रिस्पेक्ट, क्रेडिबिलिटी और ब्रांड वैल्यू बढ़ाने वाला साबित हुआ। कॉमेडी नाइट्स छोड़ने के बाद सुनील ग्रोवर ने कई प्रोजेक्ट्स किए, जिनमें से कुछ सफल नहीं हुए। सबसे नोटेबल था कानपुर वाले खुरानास, जो ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों की नजर में फ्लॉप साबित हुआ। इस फेलियर के दौरान मीडिया ने भी नैरेटिव को ट्विस्ट कर दिया। कपिल के बिना जीरो टैग सुर्खियों में छा गया। यह दिखाता है कि इंडस्ट्री में मीडिया जजमेंट कल्चर कितना इन्फ्लुएंशियल होता है। किसी भी आर्टिस्ट की नैरेटिव सिर्फ टैलेंट पर नहीं बल्कि परसेप्शन और पब्लिसिटी पर भी डिपेंड करती है। लेकिन सुनील ने मेंटल रेजिलियंस दिखाई। उन्होंने फेलियर को इंटरनलाइज किया, ईगो को कंट्रोल में रखा और नेक्स्ट अपॉर्चुनिटीज पर फोकस किया। ऑडियंस को यह सीख मिली कि सेटबैक्स करियर का हिस्सा हैं और असली ताकत फेलियर के बावजूद कंसिस्टेंसी और सेल्फ बिलीफ में होती है। सुनील की जर्नी में फेलियर ने उन्हें स्ट्रॉन्गर और वर्सेटाइल परफॉर्मर बनाया, जिसने बाद में डॉक्टर गुलाटी और सीरियस रोल्स में अपनी जगह पक्की की। सुनील ग्रोवर ने अपने करियर में एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट लिया, केवल कॉमेडी करने वाले परफॉर्मर से वर्सेटाइल एक्टर बनने का निर्णय। यह मोड सिर्फ रिस्क नहीं था बल्कि कैलकुलेटेड मूव था। कॉमेडी में सफलता मिलने के बावजूद उन्होंने यह महसूस किया कि सीरियस रोल्स उनकी एक्टिंग डेप्थ और लॉन्जेविटी को बढ़ाएंगे। सीरियस रोल्स क्यों जरूरी हैं? ये रोल्स परफॉर्मर की रेंज, इमोशनल डेप्थ और स्क्रीन प्रेजेंस को दिखाते हैं। कॉमेडी में टैलेंट का बड़ा हिस्सा ऑडियंस के हंसी पर निर्भर होता है, लेकिन सीरियस एक्टिंग में स्किल को क्रिटिक और इंडस्ट्री रिस्पेक्ट मिलता है। सुनील ने यह साबित किया कि वर्सेटिलिटी ही सस्टेनेबल करियर की कुंजी है। भारत, पटाखा और तांडव जैसी फिल्मों में उनके कैरेक्टर्स ने ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों को प्रभावित किया। हर रोल में सटल न्यूआंसेस, एक्सप्रेशंस और टाइमिंग का परफेक्ट एग्जीक्यूशन था। यह शिफ्ट उन्हें सिर्फ पॉपुलैरिटी नहीं बल्कि इंडस्ट्री रिस्पेक्ट दिलाने वाला साबित हुआ। जहां पहले वे केवल फनी मैन के रूप में पहचाने जाते थे,
अब उन्हें एक सीरियस एक्टर विद क्रेडिबिलिटी के रूप में देखा गया। रीइन्वेंशन ने उनकी पर्सनल ब्रांड वैल्यू को भी लॉन्ग टर्म में बढ़ाया। सुनील ग्रोवर ने जवान जैसी प्रोजेक्ट्स में अपने एक्टिंग प्रोवेस को बिना कॉमेडी का सहारा लिए दिखाया। यहां उन्होंने स्क्रीन प्रेजेंस और इंटेंसिटी से खुद को एस्टेब्लिश किया। ऑडियंस और क्रिटिक्स ने महसूस किया कि यह वही परफॉर्मर है जिसने ईयर्स में अपनी क्राफ्ट को पॉलिश किया है। एक्टर्स वैलिडेशन मोमेंट वही था जब व्यूअर्स ने महसूस किया कि सुनील केवल कॉमिक टाइमिंग का नहीं बल्कि डेप्थ, सटल्टी और एक्सप्रेशंस का मास्टर है। साइलेंट परफॉर्मर ईरा ने क्रिटिक्स की सभी डाउट्स और स्टीरियोटाइप्स को खत्म कर दिया। इस फेज ने साबित किया कि टैलेंट केवल हंसी में नहीं बल्कि इमोशन और स्क्रीन प्रेजेंस में भी शाइन कर सकता है। नेटफ्लिक्स पर कपिल सुनील का रियूनियन सिर्फ इमोशनल नहीं बल्कि बिजनेस और स्ट्रैटेजी का नतीजा था। दोनों स्टार्स की जरूरत थी, कपिल का होस्टिंग कैरिज्मा और सुनील का कैरेक्टर ड्रिवन कॉमेडी। इसने प्लेटफॉर्म को मैक्सिमम ROI और ग्लोबल ऑडियंस दी। पैसे की डिस्पैरिटी, कपिल 5 करोड़ रुपए, सुनील 25 लाख रुपए होस्ट सेंट्रिक फॉर्मेट की वजह से थी, लेकिन केवल पे से टैलेंट की वैल्यू तय नहीं होती। सुनील ने ऑडियंस एंगेजमेंट और कल्चरल इंपैक्ट में अपनी पहचान बनाई। गुथी और डॉक्टर गुलाटी जैसे किरदार टाइमलेस हैं और उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस मेजरेबल हैं। सुनील ने मिमिक्री को नकल से परफॉर्मेंस आर्ट में बदल दिया। उनके अप्रोच ने स्टैंडर्ड रीडिफाइन किया और नई पीढ़ी के कॉमेडियंस को दिखाया कि कैरेक्टर डेप्थ, साइकोलॉजी और टाइमिंग जरूरी है। कॉमेडी केवल पंच लाइन्स नहीं बल्कि ऑब्जर्वेशन, एम्पैथी और ट्रांसफॉर्मेशन है। कपिल सुनील कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ राइवलरी नहीं बल्कि ईगो वर्सेस टैलेंट था। सुनील की प्रोफेशनलिज्म और रिस्ट्रेंट ने दिखाया कि टैलेंट हमेशा शाइन करता है, चाहे एनवायरनमेंट चैलेंजिंग हो। उनकी जर्नी यह सिखाती है कि रिस्पेक्ट को रेवेन्यू से ऊपर रखना और सीरियस रोल्स चुनना आर्टिस्ट्री की पहचान है। अगर यह वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करे तो लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें।